आप सभी का फिर से इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नई समस्याएं। देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम 5वां अध्याय, चैप्टर नंबर 5, पार्ट नंबर 5, नई समस्याएं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्यूआर कोड, ये देख लो, ये क्यूआर कोड। इस पे आप जैसे स्कैन करोगे ना, क्यूआर कोड स्कैनर इंस्टॉल कर लो फोन में। उसके बाद से आपको इस चैप्टर के डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन से जितने भी इस बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको पेज के लास्ट में मिलेगा, मतलब इस बुक के लास्ट में मिलेगा। आपके पास ये बुक होगा तो आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं नई समस्याएं। नई समस्याओं में सबसे पहले है अरब और मंगोल। अरब और मंगोल। अगर आपने पहले की पार्ट नहीं पढ़ी हो तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो, पढ़ो और कमेंट करना कि सर कैसा लगा। अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में लगभग 600 वर्ष लग गए और मुसलमान को भारत आने तक भारत के मध्य में 600 वर्ष लग गए थे। मतलब आप समझो, तो मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं, और 1400 में आए हैं, तो अब 600 वर्ष पहले माइनस करो, तो मतलब 800 से वो कोशिश कर रहे हैं, तो आज 600 तक पहुंचे हैं। ठीक है, लग गए। अब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया और उन्होंने सारे राजाओं को जीतते जीतते भारत में प्रवेश किया। तब तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे ना यार। देखो, जितने भी राजा महाराजा, जितने भी वो अपने बंदी करते जाते थे, हराते जाते थे, उनके राज्य पे तो कब्जा करते थे ना, उनके राज्य पे तो शासन था उनका। और इस तरह उन्होंने लड़ते गए, जीतते गए और पूरे राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किए, इधर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर। तब वो बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे, और उस समय मुसलमान बहुत बदल चुके थे, उनके नेता दूसरे जैसे मतलब दूसरे लोग थे। ठीक है, अरब वाले भारत के भीतर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए, और अरब वाले जितने आए उत्तरी पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की तरफ, उत्तर में आपको राजस्थान वगैरह पड़ेंगे, अब पश्चिम में कौन आएगा, पश्चिम में आएंगे मुंबई, गुजरात, राजस्थान, और उत्तर में कश्मीर पकड़ लो, पंजाब तक, वो सब आ जाएंगे और वहां तक जाकर रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आए। भारत के सीमावर्ती प्रवेश से यही तुर्की और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के राजनीति के शक्ति के रूप में भारत लाए। और भारत में इस्लाम लाने वाले मुसलमान नहीं हैं, भारत में इस्लाम धर्म को लाने वाले तुर्की लोग हैं। तुर्की और अफगान लोगों ने इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए, ये तो नहीं आता। और तुर्की और अफगान के लोग भी मुसलमान नहीं थे, वो जबरन मुसलमान बनाए गए थे। तो अगर कोई मुस्लिम जो हमारा ये पाठ पढ़ रहा है, तो वो जानो कि तुम इस हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तान के ही नागरिक हो। अब दूसरे के बहकावे में आकर कभी गलत कदम मत उठाना, ठीक है, क्योंकि ये देश अपनी है, मिट्टी अपनी है, ये जनता अपना है। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए
और अरब लोग जो थे, जो मुसलमान बन गए थे, उन्होंने दूर दूर तक जाकर फतह हासिल किया, मतलब जीता। ठीक है। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध के आगे नहीं बढ़े। और भारत में एक नदी था, सिंध नदी, जिसके आगे मुसलमान नहीं बढ़ते थे। अब क्यों नहीं बढ़ते थे, आगे जानेंगे हम। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण, मतलब इसी हद तक, किसी की जगह पर इसी होगा, इसी हद तक इसका कारण अरबों के आतंकी, मतलब आंतरिक झगड़े भी हो सकते थे, और अरबों के बीच में आंतरिक झगड़े भी हो सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने आने का फैसला छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद है सिंध बगदाद। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया, और सिंध बगदाद से छटक कर केंद्र के सत्ता से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतवासों से अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित, खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। अब देखो, यहाँ से विशेषकर खगोल शास्त्र पर और बगदाद पहुंची। कौन? भारत की पुस्तकें। उसके बाद वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए, और अरबी भाषा मतलब उर्दू में उसका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद आए, और भारतीय चिकित्सक वैद्य जो उस समय हुआ करते थे, वो बगदाद चले गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिण राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिम तट से व्यापार किया करते थे, और जो भारत के पश्चिमी तट से, मतलब बंदरगाहों से जो व्यापार किया करते थे। पश्चिम में हमारे आते हैं केरल, गोवा, मुंबई, जो मद्रास के एरिया आता है, मद्रास, गुजरात, राजस्थान, ये सब पश्चिम में आते हैं। केरल साउथ में चला गया, लेकिन गोवा, मुंबई वाले मद्रास और जहाँ मराठी लोग होते हैं, गुजराती और राजस्थानी, वो आपको पश्चिम में आते हैं। वहां के लोग भी वहां पर जाकर अपने राज्य कुटुंब को भेजें और वहां पे अपने व्यापार को बढ़ाएं। समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो कि सर समझ में नहीं आया। मैं फिर से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और जल्द से जल्द इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। मतलब लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को इस्लाम की जानकारी हुई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ, और इस नए धर्म को फैलाने के लिए उनका स्वागत भी किया गया और प्रचार भी कराया गया। मस्जिद बनी, न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने किया, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। अब बताओ यार, उस समय जो काम नहीं होना चाहिए आज वो काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय विरोध कर दिया होता तो ये नहीं होता ना। भारत हिंदू राष्ट्र होता कब? जब हमारे बुजुर्ग लोग इसका समर्थन नहीं करके विरोध करते। लेकिन यार, धर्म आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म आया तो अलग अलग थिंकिंग आई, मतलब अलग अलग विचारधाराएं के लोग आए और हिंदुस्तान को बढ़ाने में मदद किए। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं होता, कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं होते। और एपीजे अब्दुल कलाम को सब कोई जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आप सब बच्चे जानते ही होंगे।
और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो हैं जो क्रांतिकारी थे और देश को आजाद कराने में बहुत सहयोग किए हैं। और पाकिस्तान के जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूं। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत के प्राचीन परंपरा थी। और हर आदर के मतलब हर धर्म के पूजा आदर करना उसका यहाँ के भारतीय लोगों की सहनशीलता व्यवहार का प्राचीन परंपरा था। मतलब लोग बोलते नहीं थे, उस समय बोला जाता था कि मेहमान भगवान समान होता है और मेहमान भगवान समान होता है। इसी को समझकर उन्हें इस्लाम धर्म को हिंदुस्तान में प्रचार कराया गया और उसका स्वागत किया गया। ठीक है। अंततः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था और लगातार राजनीतिक ताकत के रूप में आने के वजह से ही कई शताब्दियां पहले मतलब 1800 के पहले 1800 ईस्वी के पहले 1600 ईस्वी के बाद कितने साल 300-400 साल तक हिंदुस्तान के राजनीतिक सत्ता में मुसलमानों का राज था। उसके बाद से अंग्रेजों ने कर लिए। अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी से ही काबू करना चालू कर दिए थे हिंदुस्तान को। और मुगल साम्राज्य के लास्ट बादशाह, अंतिम बादशाह को उन्होंने मार भगाया नहीं, मार डाला, जान से मार डाला। और वो क्रांतिकारी बनने के लिए उनको लोग प्रेरित किए थे और लोगों की बात में आकर वो क्रांतिकारी बने और अंग्रेजों के हाथे मारे गए, मतलब मारे गए। थोड़ी सी राजस्थानी भाषा निकल गई, मारो गए मतलब मारे गए। मैं कभी कभी मतलब राजस्थानी भाषा भी बोल लेता हूँ। महमूद गजनी और अफगानिस्तान। अब हम अगला टॉपिक है हमारा महमूद गजनी और अफगानिस्तान। तो देखिए महमूद गजनी कब आते हैं हिंदुस्तान में। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। और महमूद गजनी आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। भाई ये तो हद ही कर देते थे। ठीक है। महमूद गजनी तुर्की था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से मतलब निर्दयी पूर्ण से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। जब कोई निर्ममता भूल जाता है, करुणा भूल जाता है, दया भूल जाता है तो बहुत खून खराब करता है, मतलब बहुत काट मारपीट करता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है खून खराबा हुआ। ठीक है। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया और महमूद गजनी करीबन 18 से 19 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। और वो आक्रमण करता था क्योंकि उनको लूटना था और यहाँ से वो लूट कर ले जाते थे। सोना, चांदी, हीरा, जेवरात, खजाना लूट कर ले जाते थे। बहुत बड़े बड़े राजा के खजाना ले जाते थे वो। हिंदू धूल कणों की तरह हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गया। और हिंदू धूल कणों की तरफ चारों तरफ बिखर गया मतलब जिस तरह पाउडर गिरने के बाद छिटा जाता है ना, पूरा बिखर जाता है। और धूल को फेंको, धूड़ा जो रोड के किनारे किनारे होता है वह भी फिसल जाता है, वह भी पूरा बिखर जाता है। तो वैसे बिखर गए हिंदुस्तान। उनकी याद भर लोगों में मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। अब बताते हैं फिर से इसके। उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। और जो उन्होंने किया ना, जो इसने किया, कौन, महमूद गजनी ने जो किया, उसके वजह से
यहाँ पर लोग सिर्फ बातों में ही रह गए, बात बताना। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में भी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। और जो लोग बच गए थे ना उस सब में, जो खून खराबा हुआ, युद्ध हुआ, उसमें जो बच गए थे वही मुसलमानों से नफरत करते हैं। आज भी समझ लो, जो लोग नफरत करते हैं मुसलमानों से, वह हिंदुस्तान के रियल इंसान हैं, वह हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि उनके खानदान वाले ही नफरत करते थे, उनके बाप दादा करते थे, तो बच्चे भी जरूर करेंगे। कि जैसा काटोगे वैसा ही पाओगे, तो वैसा ही हाल है अभी भी। लेकिन अपनी बारी है, कोई कुछ बोलता है तो हंस के जवाब दो, सब गुनाह माफ है, अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत नसीब कराएगा। और जन्नत नसीब के चक्कर में कोई गलत काम मत करो। जन्नत और जन्नत जो होता है ना, वो धरती पे ही होता है। तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा परिवार है, तो जन्नत है तुम्हारे लिए, ठीक है। और जहन्नुम की तो तुम चाहत ही मत करो। तुम अगर गलत करते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ गलत करेगा, तो तुम्हें जन्नत नहीं जहन्नुम नसीब होगा। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो अच्छे काम करो, सच्चाई का साथ दो और हमेशा सच बोलो, ठीक है। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था। और महमूद गजनी जो आया था वो उत्तर के एक टुकड़े को ही लूटा था और उसी को छुआ था। जो उसके धावे से रास्ते में पड़ा था, मतलब जो चलता था, जो रास्ते में पड़ जाता था, उसी को लूटता था। मतलब उसके रास्ते में जो पड़ा उसको लूट डाला। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया था, और पूर्वी एरिया और दक्षिणी एरिया महमूद गजनी से बच गया था। क्योंकि उधर जाएंगे तो उधर इतने महारथी हुआ करते थे जो तो खड़े चबा जाएंगे, वो जिंदगी खा जाते हैं। ऐसे उधर राजा महाराजा थे। और आज से 4 साल पहले लोग 7-7 फुट के हुआ करते थे, 7 फुट 8 फुट के हुआ करते थे। तो उस समय इंसान की हाइट ज्यादा थी, मतलब ऊंचाई उनका ज्यादा था। उस समय इंसान लंबा लंबा हुआ करता था। आज भी देख लो, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग 80-90 साल जी रहे हैं, उनका हाइट मिला लो, देखो हाइट कितना है। आज भी उनका हाइट करीबन नहीं भी है ना तो 6-7 तो है, 6 6.5-7 के ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। 5.5 किसी का नहीं है, बहुत कम लोग है जिसका है। उसके बाद है, महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। और देखो महमूद ने क्या किया, पंजाब और सिंध को अपने मिला दिया, और जितना धावे करता था, जितना बार आक्रमण करता था, वह लूट कर फिर वापस लौट जाता था। अब ये क्यों, आगे जानने को मिलेंगे। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भागने में सफल हो गया। मतलब देखो, वह कश्मीर पर विजय नहीं कर पा सका। यह पहाड़ी देश, मतलब जो कश्मीर था, उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। और वहां के लोग रोक भी देते थे, मार भी देते थे। होता क्या था, आप जाओगे तो पहाड़ के नीचे से ही जाओगे, उस लोग क्या करेंगे, पानी खोल देंगे, जाओ भाई तुमसे ना सही थे दहा जाओ, पत्थर गिराने लगेंगे, बर्फ को खोद देंगे, बर्फ आने लगेगा, सैलाब में सब लोग डूब कर मर जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने अपने बर्फीले पहाड़, अपने बर्फीले एरिया का इस्तेमाल किया था। काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी, और राजस्थान के रेगिस्तान में भी उसे बहुत बड़ा हार महसूस करना पड़ा, हार गया था वहां पे। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा,
और ये आखिरी बार जब राजस्थान से उसको पाला पड़ा, उसके बाद उसने हिंदुस्तान में पैर नहीं रखा। तो ये थी महमूद गजनी की कहानी। आगे पढ़ते हैं उसकी बात। और 30 साल बाद मृत्यु हो गई थी, 1000 के बाद। महमूद की मृत्यु 1030 ईसा में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्ष से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। और ये जो पंजाब थे वहीं तक तुर्की शासन का विस्तार हो सका, उसके आगे नहीं तो खरे कहाँ चबा जाते हैं हिंदुस्तान के लोग। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने जगनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। ये जो महमूद गजनी था, ये शहाबुद्दीन गौरी उसको हरा दिया। उसके बाद से उस पर उसने राज किया। किसने? शहाबुद्दीन गौरी ने राज्य किया, अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया, मतलब शहाबुद्दीन गौरी ने पहले लाहौर पर धावा किया, हमला किया, और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 जिसको 1192 ईसा में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा और पृथ्वीराज चौहान को मारा तो नहीं था, हराया था। और पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंख निकाल लिए गए थे दिल्ली पर कब्जा करने के बाद। ये क्रूर था एकदम, क्योंकि जो ये शहाबुद्दीन गौरी था ये बहुत क्रूर राजा था, बहुत खतरनाक था, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था एकदम। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया, मतलब दिल्ली पर कब्जा हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरे हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए। नहीं रे बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल्ली पर शासन कर लेने का मतलब पूरे हिंदुस्तान पर शासन थोड़ी हो जाएगा। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। 1.5 शताब्दी मतलब कितना? 1.5 शताब्दी मतलब कितना? 150 वर्ष और लगा। 150 वर्ष और लगा। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतिक्रमक भी था। भारत पर महमूद गजनी वे आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया और महमूद गजनी जब हमला किया था इसके वजह से पाकिस्तान कुछ समय के लिए हिंदुस्तान भारत से अलग हो गया था। उस समय भारत को भारत ही बोला जाता था, हिंदुस्तान तो नाम ही नहीं था ना। आर्यावर्त, रेवाखंडे और भारत बोला जाता था और भारत के सब हिस्से अलग अलग में आते थे, लेकिन इस पूरे एरिया को भारत बोला जाता था। बांग्लादेश भी आता है उसमें। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी और 12वीं शताब्दी में जो अफगान आए थे उनकी बात तो भाई क्या अलग ही थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और वे लोग हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था, मतलब बहुत करीबी संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा, मतलब लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। और ऐसा हुआ क्योंकि उसकी नियति थी, मतलब नियत अच्छा है तो भाई हम भी साथ देंगे और तुम्हारी नियत खराब है तो हम तुम्हें काट देंगे।
तो ऐसे उस समय के लफ्ज हुआ करते थे। पहले के समय में फांसी आम बात था, लेकिन आजकल फांसी को रोककर इमरजेंसी सिचुएशन में ही फांसी दिए जाते हैं, नहीं तो उम्र कैद होता है। कुछ भी कर लो, उम्र कैद, जाओ जेल में आराम से खाना पीना खाओ, मोटाओ पिटाओ, ऐश करो। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क और मंगोल तैमूर के उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। और 14वीं शताब्दी में, मतलब 14वीं शताब्दी में तुर्की के लोग और मंगोल लोग तैमूर आए, वहां से दिल्ली आए और वहां के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को खल्लास कर दिए, ध्वस्त कर दिए। वह कुछ ही महीने भारत में रहा, वह दिल्ली गया। जो लोग आए थे वो कुछ ही महीने भारत में रहे। वह दिल्ली आया और लौट गया, दिल्ली आकर लौट गया। पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया, और जिस रास्ते से उसने आया वह रास्ता ही खत्म कर दिया। कि हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते से कोई क्यों जाएगा, हम खत्म कर देते हैं, और उस रास्ते को खत्म कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं के खोपड़ियों के मीनारों से, मतलब उन्हीं के खोपड़ी जितना भी था उससे वह रास्ते को सजाता चला गया, और उस रास्ते पर एक एक करके सजाता चला गया। इस तरह फूल सजाते हैं ना, तो आता जाता है तो वो सिर काट के फेंकता था। दिल्ली खुद मर्दों का शहर बन गया। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। और पंजाब से तो कुछ हिस्से ही थे, लेकिन फिर से दिल्ली को ही भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत के नींद से उठाने में कई वर्ष लगे। और दिल्ली जितना, मतलब क्या करूं, वो जितना झेले थे ना यार, जितना वहां पर तूड़ फाड़ कत्लेआम मचाया गया था, लूट मार मचाया गया था, उसको सुधारने में करीबन बहुत साल, कई वर्षों लग गए थे उसका नींव ठीक करने में, नींद से उठाने के लिए। जगने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी, और जब तक वो जगा वह विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। और दिल्ली उस समय से भी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया करते थे। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को, तैमूर पर जब हमला हुआ था, पाकिस्तान के आगे पंजाब के आगे तैमूर आता था। और पंजाब छोटा थोड़े है, आधा पंजाब हिंदुस्तान में है तो आधा पंजाब पाकिस्तान में है। और तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था, और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं सदी में, सदी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हो गए, और 14वीं सदी के आरंभ में 2 राज्य उठे। कौन राज्य? गुलबर्ग, देखो यहाँ पे गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विजयनगर का हिंदू राज्य, और विजयनगर भी उस समय विख्यात था, प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य और गुलबर्ग राज्य, जिसको बहमनी राज्य के नाम से जानते थे। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य, ठीक है, वो हिंदू राज्य था। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बट गया, और दिल्ली की तबाही जब हो गई तो कमजोर पड़ गया और कई टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी, और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर की थी। और विजयनगर का रियासत ही एक कमाल का रियासत था यार, जिससे लड़ना एक समझ लो कि मरने के समान है। और हर्षवर्धन भी विजयनगर के राजा से लड़े थे, और दोनों का युद्ध इतना भयानक हुआ था कि दोनों बराबरी का टक्कर देते हुए
कई महीनों तक लड़ते रह गए और दोनों के दोनों हारे नहीं, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होते हुए भी समझौता करके अपने अपने देश लौट गए। उस समय हर जगह अलग अलग देश था ना, राज्य उस समय था, लेकिन वो राज्य देश के जैसा था। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था, और बहुत सारे बातों से मालूम चलता है कि शहर कितना समृद्ध और सुंदर था। अब इससे समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में कितना सोना चांदी धन हीरा मोती होगा, जिससे पूरी दुनिया आज राज भोग रही है। पूरी दुनिया को राज भोगने का सबसे मात्र साधन है हिंदुस्तान, दूसरा कोई नहीं है। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत का लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। और पानीपत एक मैदान हुआ करता था, मतलब इलाका, ग्राउंड, जिसमें बहुत लोग वहां पर आकर जमा हो गए। हमलावर जो थे दिल्ली के पास में आकर जमा हो गए। उसने 1526 ईसा में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। उस समय 1526 में दिल्ली को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्की मंगोल बाबर था, और तुर्की मंगोल जो था उसका नाम था बाबर। बाबर उस समय किसी हिंदुस्तानी के बोलने के बाद आया था, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में ना सही, लेकिन शायद हो सके तो इतिहास पढ़ेंगे, सोशल स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें मैं उतना ही जानकारी दे सकता हूं जितना हमें बतानी चाहिए, जितना इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, नहीं तो मास्टर जी तुम्हारे अलग ही क्वेश्चन लिख देंगे, मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन एक और ऐड हो जाएगा। तो बाबर के बेटे हिमायू का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो अकबर के नाम से प्रचलन में आया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी, और तुर्की मंगोल बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाला, मुसलमानी साम्राज्य का नींव डाला, जो तैमूर वंश का था। एशिया के तैमूर वंश का था बाबर। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं हम समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना। अगले पार्ट में जरूर मिलना। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, शेयर तो जरूर करना, अपने दोस्तों के पास करना, अपने घर वालों के पास करना। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।